हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर जाएगा। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आपका तो पिछला क्लास 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, उसके लिए माफ कीजिएगा। चूंकि हम लोग अपने कामों के चलते हम लोग आपका क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपका क्लास हमेशा होते रहे अपने शेड्यूल के साथ। तो आज क्लास में हम लोग एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 क्लास हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े थे। पहला गुप्त के संस्थापक उसके कौन कौन थे, तो गुप्त के कौन महत्वपूर्ण राजा था, जैसे पहला श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। और रामगुप्त के भी बारे में आपका जो कहानी था वो यानी कि ध्रुव देवी अर्थात उसकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव स्वामिनी, वो आपको जो कहानी था उसको बता दिए थे। फिर भी आप उसके बाद राजा कौन बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आज का जो क्लास है वो किस पर आधारित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित है। तो छोटा सा सेक्शन ये आपका है कि हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के स्टार्ट करने से पहले आपका कहानी को रिकॉल कर देते हैं, जाती है आपका दिमाग पर बैठ जाए। तो आपको आप पिछले क्लास में आपको बताए थे कि समुद्रगुप्त का 2 बेटा था। एक का नाम था रामगुप्त और दूसरा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। और सबसे बड़ा पुत्र का नाम कौन था, तो रामगुप्त। और जब समुद्रगुप्त मर गया तो उसके मरने के बाद राजा कौन बना, रामगुप्त। और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी भी कहीं मिलता है। तो उस ध्रुव स्वामिनी पूरा उस काल की यानी उस काल की सबसे सुंदर महिलाओं में उनका खिताब था, यानी सुंदर महिलाओं में उनकी गिनती होती थी। जिस तरह से आज है ना गिनती होता है, यानी पूरे वर्ल्ड का सुंदर स्त्रियों का होता है, तो उसी प्रकार उस समय भी उस सबसे सुंदर स्त्रियों में उनका गिनती होता था। किसका, तो ध्रुव देवी का। और यही कारण है होगा कि उस समय की बात है कि जब उस राजतंत्र चल नहीं रहा था तो हर कोई चाहता था कि हमारी पत्नी हो जो सबसे सुंदर हो। ऐसे यहाँ भारतीय क्षेत्र का राजा ये चाहे कि हमारा सबसे सुंदर पत्नी हो, दूसरे राजा सोचे कि हमारी पत्नी हो। जैसे आज भी देखते होंगे हर पुरुष का एक ख्वाहिश होता है कि हमारी पत्नी दूसरे यानी पड़ोसी से सबसे सुंदर होता ना, है ना। सब चीज का नजर यही पर होता है कि सबसे जितना से ज्यादा सुंदर हो सके हमारी ही पत्नी हो, है ना। ये चीज होता है। अगर थोड़ा सा भी पत्नी सुंदर ना हो और दूसरा की पत्नी अगर सुंदर रहती है तो क्या लोग करते हैं कि दूसरे घर में झांकने लगते हैं। ये सब चीजें आप जानते ही हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी था। तो चूंकि रामगुप्त तो उतना योग्य राजा नहीं था जितना आपको पता हो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस लिए, तो पूरे भारत को जीतने वाला एकमात्र ऐसा राजा था कौन, आपका समुद्रगुप्त, है ना। एकमात्र ऐसा राजा था कौन, समुद्रगुप्त, जिसने पूरे भारत को जीता था। लेकिन इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक भी राजा महत्वपूर्ण राजा थे, लेकिन इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को नहीं जीता था, है ना। और दक्षिण भारत के साथ साथ उन्हें हिमालय के क्षेत्र को नहीं जीता। लेकिन भारत का पहला ऐसा शासक थे कौन, समुद्रगुप्त, जिन्होंने पूरे भारत का विजय अभियान किया यानी विजय प्राप्त किया। इतने नहीं, एक अभी तक इनका इतिहास है कि एक भी युद्ध को हारे नहीं है, मतलब ये अभी पराजित नहीं हुए हैं, ऐसा शासक थे। इसीलिए स्मिथ ने यानी कि प्रमुख इतिहासकार बी स्मिथ ने क्या कहा, भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन का तुलना किया। जिस प्रकार से यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को जीता था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था। इसी प्रकार जब इतिहास हमारा लिखाने लगा तो वी स्मिथ ने इनकी तुलना की, यानी आपका समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट से। इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो बताइए पूरे भारत को जीतने वाला का बेटा समुद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या है, रामगुप्त।
और रामगुप्त एक राजा जब बना तो उसकी पत्नी जो स्वयं अयोग राजा है, मतलब उसका जो चलाने का जो सिस्टम है, प्रणाली है, उतना कुशल या फिर योग राजा नहीं है ना। तो उस कंडीशन में देखिएगा, चूंकि बहुत लड़ाई होगा, तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, ध्रुव देवी अर्थात ध्रुव सामनी। तो इसकी सुंदरता चारों ओर गूंज रहा था कि जो रामगुप्त की पत्नी है काफी सुंदर है। और इसी का भनक लग गया कि इसको, जो भारत में जो शक शासक था, जो अंतिम रूप से कहाँ शासन कर रहा था, तो गुजरात के क्षेत्र में। तो इसको पता चला इस रुद्र सिंह तृतीय को कि रामगुप्त की पत्नी है जो काफी सुंदर है और सबसे सुंदर है। तो इसको लगा कि हमारी पत्नी ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो स्त्री है रामगुप्त की पत्नी हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो इसी के लिए लेटर लिखा, पत्र लिखा कौन, रुद्र सिंह तृतीय कि किसके पास, रामगुप्त के पास, कि या तो हमसे युद्ध कर लीजिए या फिर अपनी पत्नी को स्वेच्छा से हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो रुद्र सिंह तृतीय था, ये जान रहा था कि अगर हम इसको लड़ाई के प्रस्ताव देंगे तो ये लड़ाई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अयोग राजा है। और अयोग राजा लड़ेगा कौन, जो मजबूत होगा, है ना, अपने आप से आंतरिक रूप से मजबूत होगा। और ये आंतरिक रूप से मजबूत कौन नहीं था, रामगुप्त। तो जान रहा था कौन, रुद्र सिंह तृतीय, कि भेजेंगे जब संदेश तो ये लड़ाई करना नहीं चाहेगा। और हुआ वैसा ही भी। रामगुप्त ने क्या कहा, चूंकि डर गया, अगर लड़ेंगे तो हारना निश्चित है। तो सोचा रामगुप्त के हारने से अच्छा है कि हमारा साम्राज्य पूरा जैसा है वैसा रह जाएगा, केवल पत्नी ही की बात है, तो जाओ दूसरे विवाह कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है ना। तो अपनी पत्नी को भेजने का निर्णय लिया और संदेश भेज दिया किसके पास, रामगुप्त रुद्र सिंह तृतीय के पास, कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम अपनी जो पत्नी है ध्रुव देवी को हम आपके पास भेज रहे हैं। किसके पास, तो रुद्र सिंह तृतीय के पास। और लेटर लिख दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद रामगुप्त अपने छोटे भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या कहा कि जाकर इनको यानी ध्रुव देवी को रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में पहुंचा दो। तो खैर राजा है तो राजा का बात मानना भी जरूरी है। तो राजा का बात मानते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चल दिया, अपनी भाभी अर्थात ध्रुव देवी को यानी डोली जो कहते हैं हम लोग देहात के भाषा में, डोली फिर उसके, है ना, उसको कहते हैं डोली या पालकी कहते हैं। तो पालकी में बैठे ध्रुव देवी को और लेकर चल गए। तो देखिए पालकी उस तरह से इस तरह से था कि पालकी देखे होंगे, एक तरह से दो लोग रहते होंगे और है ना, खटिया का टाइप रहता था, यानी कि जो खाट होता है उस टाइप पर, और चारों ओर से चादर दिया हुआ था, मतलब तोपा हुआ रहता, ताकि अंदर कोई देख न सके, बिना झांके यानी बिना उसको कवर हटाए हुए कोई नहीं देख सकता। तो उसमें बैठ गई और चल दिए कहा, गुजरात के क्षेत्र में। और गुजरात के क्षेत्र में चलने के बाद बीच में सोच रहा है, साथ में चल रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो सोच रहा है कि बताए कि जिस राजा का पत्नी अगर सुरक्षित नहीं है तो उस साम्राज्य के जनता का क्या हालत होता होगा। ये भी सोच रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय रास्ते में कि क्या बात है कि हमारे पिताजी समुद्रगुप्त क्या सोचते होंगे कि जो भारत को जीतने वाला एक छोटे से शासक यानी रुद्र सिंह तृतीय को अपनी बहू को देने जा रहा है, क्या सोचते। इस तरह से उसका मन में विचार आ रहा था, है ना, विचार प्रकट हो रहा था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्णय लिया कि हम ये काम होने नहीं देंगे। और इन्होंने निर्णय लिया क्या कि स्वयं ध्रुव देवी का रूप ले लिया, धारण कर लिया, साड़ी पहन लिया और स्वयं डोली यानी कि पालकी में बैठकर चल दिया। कहा, अपने जो आपका जो सैनिक था ले जा रहा था डोली में, उसमें बैठ के कहा कि चलो हमको ले चलो। और जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में कौन पहुंचा, ध्रुव देवी के रूप में कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रुद्र सिंह तृतीय कहा कि चूंकि जान रहा था कि जो आपका छल नहीं करेगा, ये जो रामगुप्त है हमारे साथ छल नहीं करेगा। और अपने सैनिकों को रुद्र सिंह तृतीय ने कहा कि सभी सैनिक बाहर चले जाएं, हम इनसे केवल अकेले यानी अकेला रूम में मिलना चाहते हैं, यानी अकेला कमरा में मिलना चाहते हैं। और अकेला कमरा में ध्रुव देवी के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय और जो राजा है कौन, रुद्र सिंह तृतीय, दोनों जैसे ही मिला तो डर गया, चूंकि बहुत शक्तिशाली था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसी कमरे में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय यानी शकों को अंतिम रूप से जो शाखा था कहाँ, गुजरात में, उसको क्या किया, समाप्त कर दिया, हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद फिर
अपनी भाभी को लेकर कहा अपने दरबार में आ गया, यानी कि मगध के क्षेत्र में। और आने के बाद फिर सोचा कि ऐसा भाई रहने से अच्छा है, नहीं ऐसा रामगुप्त आयोग राजा रहने से अच्छा है कि आप न रहे। और अपने भाई को भी हत्या कर दिया, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और स्वयं रामगुप्त की पत्नी थी, उसका नाम क्या था? ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, है ना। और इसी विवाह यानी ध्रुव देवी से जो और रामगुप्त से संतान उत्पन्न होगा, संतान होगा, उसका नाम क्या रहेगा? कुमारगुप्त। ये अभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये आपका ये कहानी सुनाने से मेन मकसद हमारा यही रहता है कि देखिए हिस्ट्री का सेक्शन में कहानी जितने आप सुनिएगा आपका दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। आप कम से कम भी इसको अगर रिवीजन केवल 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ध्रुव देवी किसकी पत्नी थी, शकों को, अंतिम शाखा को किसने सब पराजित किया, है ना। ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए आपको बताया था। तो आज हेडिंग में देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या दीजिए? चंद्रगुप्त द्वितीय। हिंदी में भी आपको लिख ही देते हैं। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग आज डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए कई बार इनका पीरियड ही पूछ देता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया। तो देखिए आपको ट्रिक से याद आपको बताते हैं कि थोड़ा सा जान लीजिए, नॉर्मल चीज है। गुप्त वंश का एक छोटा सा पहला राजा कौन है? उसका नाम क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। उसके बाद अगला राजा कौन बनेगा? घटोत्कच। घटोत्कच। तीसरा राजा कौन बनेगा? उसके बाद बनेगा कौन? इसके बाद कौन बनेगा? तो बताइए चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद अगला राजा बनेगा कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, है ना। इसके बाद अगला राजा, इसके बाद राजा कौन बनेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए आपको गुप्त वंश का शासन कब से शुरू हुआ? तो 275 ईस्वी से, यानी 275 ईस्वी से शुरू हुआ। और श्रीगुप्त ने शासन कब किया? तो 300, यानी कि 275 से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी 300 ईस्वी तक। बताइए श्रीगुप्त यानी कि श्रीगुप्त कब से कब तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा? घटोत्कच। और ये शासन काम करेगा 300 से लेकर 319 तक, 319 ईस्वी तक। अगला राजा कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये कब शासन करेगा? तो 319 से लेकर 335 तक, 334 तक लगभग करेगा। और बीच में एक राजा और है कोई, ये समुद्रगुप्त कौन कब से करेगा? तो 335 से कितना? ये इसमें 40 जोड़ दीजिए। इसमें कितना जोड़ना है? 335 में 40 जोड़िएगा तो 375, है ना। मन में आ रहा हो कि 334, 1 साल का गैप कैसे हो गया? यहाँ 334 और यहाँ 335। तो एक बीच में एक और राजा थे गुप्त शासक, उसका नाम था कच्छ, है ना। तो उसका जनरली आता नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि ये बीच में थे। आएगा प्रश्न की कच्छ यानी कि जो था किसके किसके बीच था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच में। तो देखिए ये ट्रिक है कि जो समुद्रगुप्त के अगला राजा कौन बनेगा? यानी उसका बेटा बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बेटा अगला राजा कौन बनेगा? कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और एक अगला राजा मान लीजिए कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, हाँ। ये तीनों काफी एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन करेगा? तो 335 ईस्वी से लेकर, इसमें 40 जोड़ देंगे तो 40 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 375। तो 375 यहाँ लिखेंगे 375, इसमें भी 40 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 415। और इसमें यहाँ देखिए 415 और इसमें भी 40 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 455। यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और एक कौन? इसका अगला राजा कौन है? कुमारगुप्त। ये 3 गुप्त काल का ऐसा शासक है जिसने 40 साल, लगभग 40 साल तक शासन किया। समुद्रगुप्त भी 40 साल शासन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय भी 40 साल तक शासन किया और कुमारगुप्त भी 40 साल तक शासन किया। तो इसका टाइम पीरियड देखिए हम लोग, तो कहां से कहां तक चलेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड देखिए तो 375 ईस्वी से लेकर 415, यहाँ लिख देते हैं 375 से 415 ईस्वी। चलिए हम लोग ये आपको इसलिए बता दिए ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। इसको साइड में आप लिख ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, लास्ट में लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभी आपको कहानी बताएं कि शकों को अंतिम शाखा कौन था, कहाँ, गुजरात के क्षेत्र में। शकों के अंतिम शाखा को यानी उसका राजा कौन था, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। किसको पराजित किया, तो रुद्र सिंह तृतीय को, रुद्र सिंह तृतीय को, यानी रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। यानी प्रश्न आएगा कि शकों को अंतिम शाखा को किसने पराजित किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। और इनका कौन सा राजा था, तो रुद्र सिंह तृतीय। और इसी चूंकि जो जितने भी शक शासक था गुप्तोत्तर काल का, यानी सॉरी मौर्योत्तर काल का, सभी मौर्योत्तर शक जो शासक थे यानी शक वंश का, वो क्या चला रहे थे, तो चला रहे थे क्या, चांदी का सिक्का। इसीलिए जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या इसको जीता, क्या जीता, तो शकों को अंतिम शाखा को पराजित किया। इसीलिए इसने भी सिक्का का चलाया, यानी चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का। प्रश्न आएगा किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। ये कहानी आपको याद इसलिए करा दी है। तो कहानी से जैसे ही आपको चांदी का सिक्का आएगा तो मन में ही सवाल उठने, विचार आने लगेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक का पराजित करने, शक पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी किसी को उपलक्ष्य में, यानी इसी को यादगार बनाने के लिए, ऐसे है ना, जैसे अगर बर्थडे या अलग पार्टी हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कोशिश से करते हैं कि उसको यादगार बनाया जाए। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने जो विजय अभियान किया, किसको, शकों को पराजित किया, इसी को उपलक्ष्य में क्या शुरू किया, चांदी का सिक्का। और आपको पता होगा कि 57 ईस्वी पूर्व में शकों को जो उज्जैन शाखा यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो शक शासक था उसको भगा गया था, कौन, एक लोकल राजा। और भगाने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या, चूंकि विदेशी राजा था तो इसीलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और दूसरा इस राजा है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसने भी विक्रमादित्य, चूंकि शकों को हराया है तो इसने भी क्या धारण करेगा, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, बताइए, तो कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपका हो गया। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय काफी बुद्धिमान शासक था। इसने सोचा कि अगर साम्राज्य को विस्तार करना है तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, चूंकि इसका क्षेत्र ज्यादा फैला नहीं था, बिहार और यूपी का ही क्षेत्र था। तो ये सोचा कि अगर लड़ाई झगड़ा यानी लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे तो हम उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पड़ोसी के क्षेत्र में क्या किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, है ना। संबंध मतलब कि किसी तरह से उसके साथ संबंध बना लीजिए। तो संबंध बना लेंगे, अगर हम युद्ध करने जाएंगे दूसरे देश में तो उसको सहयोग मिलेगा। जैसे देख लीजिए, अगर आपका जो पड़ोसी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पड़ोसी को मिला कर रहो, यानी पड़ोसी से संबंध बना कर रहो। मान लीजिए कि अगर आप कमजोर भी हैं, अगर आपका पड़ोसी साथ दे रहा है तो आप किसी भी चीज को विजय कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विजय को, अपने, है ना, विजय प्राप्त करने के लिए अपने जो आसपास के जो राजा था सभी से संबंध बनाना शुरू कर दिया। संबंध कैसे बनाया, तो विवाह करना, जिस तरह से हो सके इन्हें संबंध बनाना शुरू कर दिया। पहला विवाह करना शुरू कर दिया। तो विवाह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किससे, विवाह से। पहला देखिए इसने विवाह तो आपका किया किसका, ध्रुव देवी से, ध्रुव देवी से, यानी ध्रुव देवी किसकी पत्नी थी, तो रामगुप्त की। तो ये तो घर की ही बात हो गया। और इससे यानी कि ध्रुव देवी से जो उत्पन्न बेटा होगा उसका नाम क्या रहेगा, कुमारगुप्त। दूसरा इन्होंने विवाह किया किसका, नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की एक राजकुमारी, उनका नाम क्या है, कुबेर नाग, कुबेर नाग। नागवंश के राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इससे जो एक लड़की उत्पन्न हुआ, इसका नाम क्या दिया, प्रभावती, प्रभावती गुप्त। किसका विवाह किया, यानी किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 विवाह किया। पहला विवाह ध्रुव देवी से, दूसरा विवाह नागवंश की राजकुमारी, क्या नाम, उनका नाम क्या था, कुबेर नाग। और कुबेर नाग से विवाह किया। नागवंश कहाँ, तो ये मथुरा का ही क्षेत्र के आसपास का एरिया था। तो ये कुबेर नाग से विवाह किया। और इससे लड़की एक संतान हुआ, उसका नाम क्या था, तो प्रभावती गुप्त। और जब प्रभावती गुप्त यानी कि जब जवान हो गई तो शादीशुदा करना ही पड़ेगा। तो इनका शादी कहाँ करवाया, तो दक्षिण भारत के एक वंश है, उनका नाम क्या था, वाकाटक,
दक्षिण भारत के एक राजवंश है, उसका नाम क्या है, वाकाटक। और इसी के वाकाटक वंश का एक राजा था, उसका नाम क्या था, रुद्रसेन द्वितीय से। यानी कि प्रभावती यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त को विवाह किससे किया, तो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। देखिए कई बार लड़का उलझ जाता है, यहाँ रुद्रसेन द्वितीय है और यहाँ देखिए रुद्र सिंह तृतीय है, थोड़ा सा का अंतर है केवल, है ना। तो ये हर्षिकार और दीर्घिकार का खेल है, तो ध्यान रखिएगा। रुद्रसेन द्वितीय कह रहा, तो ये रुद्रसेन द्वितीय है किसका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद हुआ। लेकिन रुद्र सिंह द्वितीय कौन है, रुद्र सिंह तृतीय कौन है, तो शक शासक है, एक ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने पहला ध्रुव देवी से विवाह किया, उसके बाद नागवंश के राजकुमारी कुबेर नाग से, और इसका बेटी हुआ, उसका नाम क्या, प्रभावती गुप्त। इसका विवाह कहाँ किया, तो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ज्ञान विज्ञान साहित्य, यानी ज्ञान विज्ञान और साहित्य में इतना उन्नति हुआ। यानी गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासक बना, तो इसके शासन काल में इतना विद्वान पैदा हुआ ना, यानी इसके साथ अभी तक सबसे ज्यादा इनके साम्राज्य में यानी शासन काल में विद्वान पैदा हुआ। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल, स्वर्ण। क्या कहा था, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा था। देखिए समझिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ज्ञान विज्ञान और साहित्य का इतना उन्नति हुआ, यानी इतना उसमें विकास हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इतना विकास हुआ, मतलब सभी के क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान का जन्म हुआ। और बहुत से विद्वान ने इस पर अपना क्या अभ्यास यानी किताब लिखा अलग तरह तरह से। तो इस काल को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल मतलब, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, है ना, मतलब सोने का युग कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझना। देखिए कई बार क्या प्रश्न आता, थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, प्रश्न ये डाल देगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों। पहला ऑप्शन देगा कि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाया। दूसरा, इस काल में ज्ञान एवं ज्ञान विज्ञान और साहित्य में काफी उन्नति हुआ। तीसरा, दोनों। इसके बाद नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, प्रश्न बताइए। तो देखिए जनरली जो बच्चा माता स्वर्ण मतलब समझ आता है सोना, और आपको पता होगा कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाया गया है। तो जो बच्चा क्या करता है कि सब टिक मार देता है, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाने के कारण, यानी सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और यही लड़का मिस्टेक यानी यही बच्चा गलत कर देता है। ये ध्यान रखिए, गुप्त काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो चूंकि इस काल में गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुआ। मतलब इतना उन्नति हुआ कि इस गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, मतलब स्वर्ण युग। देखिए कैसे कैसे क्षेत्र में, एक दिल्ली में एक दिल्ली में स्तंभ है ना, वो अभी भी स्तंभ बेजमान है। तो उस स्तंभ एक गुप्त काल में बना था। क्या बना था, गुप्त काल में। उस स्तंभ कब बना था, तो दिल्ली में एक स्तंभ है, उस स्तंभ में यानी कब बना था, तो गुप्त काल में। लोहा का स्तंभ है, यानी लौह स्तंभ है। आज भी उसमें देखिएगा तो अभी तक जंग नहीं लगा है। बताइए कितना गुप्त काल का जो आपका साइंस का टेक्नोलॉजी था, कि आप बताइए इतना साल, यानी कि वो लगभग देख लीजिए तो 400 अभी 2000 के आसपास चल रहा है, तो लगभग 1617 साल हो गया, फिर भी अभी तक क्या हुआ नहीं है, तो अभी उसमें जंग नहीं लगा है। इतना टेक्नोलॉजी विकसित था गुप्त काल में कि आप सोच सकते हैं कि अभी तक जंग नहीं लगा है। दिल्ली के महरौली में है, कहाँ में है, तो दिल्ली के महरौली में यह स्तंभ है। और इस पे लिखा गया क्या, चंद्र। इस जो स्तंभ है इस पर लिखा गया चंद्र। और इस चंद्र की पहचान बहुत समय तक नहीं हुआ, क्योंकि चंद्र का लोग आखिर समझ रहा था कि कौन राजा इसको बनवाया है ना, किसको कौन राजा बनवाया है। ये काफी मतलब कुछ समय तक विवाद चला। चंद्र का मतलब क्या, चंद्रगुप्त प्रथम भी हो सकता है, चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है। ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग साक्ष्य यानी प्रमाण दिया, बहुत है ना। लास्ट में प्रमाण मिला कि जो ये चंद्र है, चंद्र
जो स्तंभ पर लिखा गया इसकी पहचान किसके रूप में किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में किया गया। किसके रूप में? चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में। यानी कि प्रश्न आया कि दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र की पहचान किसके रूप में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में। और जितना भी इस स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल के बहुत से कार्यों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में। बताइए, इतना टेक्नोलॉजी विकसित था कि आज भी उसमें जंग नहीं लगा है ना? आज भी क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। इतनी बड़ी व्यवस्था थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसी काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वान, ऐसे विद्वान थे कि उसको आप लोग अभी आपको बताएंगे। आप उस तरह के विद्वान को अगर समझिएगा, सुनिएगा, तो काफी आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि इस काल में कितने अच्छा विद्वान का पैदा हुए, है ना? यानी इस नवरत्न इस काल में 9 रत्न हुआ, है ना? 9 रत्न आखिर कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्टेप में। पहला का नाम क्या है? कालिदास। बराहमिहिर, फिर हम लोग देखेंगे तो अमर सिंह। आगे देखेंगे तो आर्य धनवंतरी। अगला देखेंगे तो आर्यभट्ट। अगला देखेंगे तो शंकु। अगला देखेंगे तो छपनक। अगला देखेंगे तो घटपर रुचि। कुल 9 नवरत्न थे। पहला का नाम है कालिदास, उसके बाद बराहमिहिर, फिर अमर सिंह, फिर धनवंतरी, आर्यभट्ट, शंकु, छपनक, घ है घटक पर, और एक का नाम और एक बर रुचि। कुल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न का जन्म हुआ। और सभी को हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे कि आखिर इनका योगदान क्या किस क्षेत्र में रहा। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, कालिदास को आपको पता भी होगा, कालिदास कितने विद्वान हैं संस्कृत के क्षेत्र में। तो इनका हम, चूंकि आपको बहुत बड़ा सेक्शन है, लगभग 1 घंटा का क्लास लगेगा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बाकी जो 8 है सभी को इसी क्लास में आज बता देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कालिदास को स्पेशल रूप पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पहला समझेंगे आज क्या? बराहमिहिर। तो बराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे। खगोल, यानी कि समझिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण जो बराहमिहिर था, काफी इंपॉर्टेंट यानी महत्व प्रसिद्ध 9 रत्न थे। इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा? तो खगोलविद। खगोलविद का मतलब हुआ ग्रह नक्षत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? खगोलविद। तो इनका योगदान खगोलविद के क्षेत्र में रहा। किनका? बराहमिहिर का। तो ऑप्शन देगा, यानी प्रश्न आएगा कि बराहमिहिर यानी कि गुप्त काल के बराहमिहिर किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो ये खगोलविद थे, यानी खगोल क्षेत्र के, यानी खगोल ग्रह नक्षत्र पर अध्ययन करने के बारे में। इन्होंने 2 पुस्तक की रचना किया। पहला पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। और एक का नाम क्या है? बृहत संहिता, है ना? इन्होंने 2 पुस्तक की रचना किया, यानी कि बराहमिहिर ने 2 पुस्तक की रचना किया। पहला पंच सिद्धांतिका और दूसरा बृहत संहिता। आखिर पंच सिद्धांतिका में क्या है? तो ये पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक देख रहे हैं, यह ज्योतिष पर आधारित है, मतलब भविष्यवाणी पर आधारित पुस्तक है। उसका नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। दूसरा देखेंगे बृहत संहिता क्या है? तो बृहत संहिता में एक तरह का डिक्शनरी है, मतलब शब्दकोश है ना? क्या है? शब्दकोश। देखेंगे अमर सिंह। तो अमर सिंह भी काफी महत्वपूर्ण 9 रत्न थे। इनका भी 9 रत्न में नाम था। इन्होंने अमर कोश की रचना किया, यानी अमर कोश।
अमर कोश पुस्तक की रचना किया, यानी अमर सिंह ने अमर कोश पुस्तक की रचना किया। इसमें क्या मिलता भाई, तो यह भी क्या है, तो शब्द कोश है, यानी एक तरह का एक डिक्शनरी है। उसके बाद देखिए धनवंतरी, और ये धनवंतरी काफी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या है देखिए, ये जो धनवंतरी आप देख रहे हैं, ये धनवंतरी जो डॉक्टर थे, राजवैद्य, क्या थे, राजवैद्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के राजवैद्य कौन है, तो धनवंतरी है ना। धनवंतरी क्या थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के राजवैद्य थे, मतलब ये उनका प्रसिद्ध डॉक्टर थे, है ना। यानी बड़ा बड़ा उनका जो भी क्षेत्र में, चंद्रगुप्त द्वितीय क्षेत्र में जो भी डॉक्टर से संबंधित काम करना हो तो यही करते थे, है ना। बहुत से छोटे डॉक्टर थे, जैसे देखिए अगर पूरा भारत की बात करें तो भारत में अगर मान लीजिए कोई एक सबसे अच्छा डॉक्टर होगा तो उसको उपाधि लोग अगर देंगे राजवैद्य, तो ठीक इसी का जो धनवंतरी थे इनको राजवैद्य की उपाधि मिला था, मतलब पूरे राज के लिए वैद्य थे। और इन्होंने सबसे पहले, समझिएगा, इन्होंने धनवंतरी ने सबसे पहले चीड़-फाड़ का, जो डॉक्टर के क्षेत्र में चीड़-फाड़ होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पेट में क्या है, पथरी है, तो उस पथरी को यानी कि धनवंतरी से पहले पथरी को जड़ी बूटी के द्वारा गलाया जाता था। मतलब जड़ी बूटी, पेड़ पौधा से जो जड़ी बूटी तैयार होता है उससे जो उस पेट में ही आपको गला दिया जाता था और आपको उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता था। लेकिन पहली बार धनवंतरी ने चीड़-फाड़ कला का प्रयोग किया, मतलब अगर आपके पेट में पथरी है तो उसको पेट को आपको सर्जरी के माध्यम से, मतलब चीड़ा के लगाकर यानी पेट को आपको फाड़ कर और उसमें जो पथरी है उसको निकाल कर उसको सी दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जरी के द्वारा। यानी पहली बार शल्य चिकित्सा यानी पहली बार भारत में शल्य चिकित्सा का शुरुआत किया, मतलब चीड़-फाड़ की शुरुआत किसने किया, तो धनवंतरी ने। इसीलिए धनवंतरी को भारत का शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट के बारे में आप जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आर्यभट्ट के बारे में अभी आपको लास्ट में बताते हैं। बाकी शंकु, छपनक, घटपर और बरूची का उतना उल्लेख इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आर्यभट्ट के रूप में बेसिकली हम लोग जानेंगे। तो आर्यभट्ट के देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या किया, पाई का शुद्धतम मान दिया, यानी पाई का सबसे पहले शुद्धतम मान किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने। यानी 3.14 जो भी होता है पाई का मान, तो इन्होंने आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई का शुद्धतम मान दिया। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, इसके पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आर्यभट्ट गुप्त काल के खगोलविद और गणितज्ञ थे, यानी आर्यभट्ट का योगदान खगोल के भी क्षेत्र में रहा और एक गणित के भी क्षेत्र में रहा। अभी आपको बताएं कि आर्यभट्ट ने पाई का शुद्धतम मान दिया, क्या दिया, पाई का शुद्धतम मान 3.14, यानी कि जो भी होता है पाई का मान वो भी दिया। उसके बाद देखेंगे इसी आर्यभट्ट ने जीरो की शुरू खोज की। क्या किया, जीरो की खोज की। बताइए जीरो का खोज क्या है, जीरो का खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट ने। ये मन में प्रश्न आ रहा हो कि आखिर जीरो का खोज कैसे हुआ। देखिए जैसे देखिए नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते होंगे, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4, यानी 1 से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। तो बताइए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह से 10, इस तरह से 100 पहुंचेगा, मतलब 1000 के आसपास जहां तक जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो बताइए ये नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है कि प्राकृतिक ने जो दिया है, नेचुरल नंबर का परिभाषा सुनिएगा, प्राकृतिक ने जो हमको दिया है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। इसमें कोई वैज्ञानिकों का योगदान नहीं है। क्या नहीं योगदान है, वैज्ञानिकों का यानी गणितों का योगदान इसमें नहीं है। कैसे नहीं है, तो जो प्राकृतिक, अगर आप धरती पर जो जिस जन्म हुआ तो प्राकृतिक ने स्वयं इसको दिया है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि गिनती की शुरुआत कब से हुई, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 व्यक्ति खड़ा है तो उसको गणना करना है, तो उसको गणना कैसे करेंगे, तो करेंगे 1, 2, 3, 4 को कहेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है ना। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन आपको नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से, ना कि 0 से। शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से। तो बताइए कि यानी कि नेचुरल नंबर पहले से था,
नेचुरल नंबर आज से नहीं, बहुत पहले से, जब पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण हुआ तब से नेचुरल नंबर की शुरुआत हुई। लेकिन जीरो का खोज कब हुआ? गुप्त काल में, है ना, यानी गुप्त पीरियड में। तो ये लगभग 375 से लेकर 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। तो इसलिए इसके पहले नेचुरल यानी जीरो का खोज नहीं हुआ था। तो मन में प्रश्न आ रहा कि आखिर सर जीरो का खोज नहीं हुआ था, तो ये जो 10 लिखे हैं इसमें जीरो भी है, इसमें 100 लिखे हैं, तो इसमें जो 2 का जीरो है, तो आखिर जीरो का खोज नहीं हुआ था तो लोग 100 को गिनती कैसे करते थे, है ना, जाहिर सी आनी भी चाहिए। तो देखिए समझिएगा, जो 100 आप यहाँ देख रहे हैं तो ये 100 हम लोग का नहीं है, ये 100 के कहाँ का, ये अंग्रेज जब आया भारत में तब से हम लोग इस तरह से लिखना शुरू कर दिए इंग्लिश मीडियम में। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या लिख रहे थे? 100 अगर लिखना हो, 10 लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिखते थे, अगर 100 लिखना हो तो सी लिखते थे। यानी पहले के जो लोग थे, यानी कि गुप्त काल के से पहले के लोग 10 को कैसे लिखते थे लोग? 100। इसके बाद एक किसके लिखते थे? तो सी मतलब 100 और 10 मतलब एक्स, रोमन के रूप में, रोमन अंक के रूप में लिखते थे, इस तरह की चीजों को। तो क्या हुआ? तो मन में प्रश्न आ रहा है कि आखिर 10 कैसे? देखिएगा, समझिएगा कि इसके पहले जो लोग भारतीय लोग थे, जैसे वैदिक या फिर महाजनपद, आपको पता होगा कि कुल जब रावण का शासन रहने के, रावण का 10 आनंद था। 10 आनंद मतलब रावण का 10 सिर था। तो देखिए 10 यहाँ भी है। जब महाभारत में आपको पता होगा कि युधिष्ठिर के कितने भाई थे? तो 100 भाई थे। सॉरी, कौरव का, कौरव मतलब है ना, कौरव का कितने भाई थे? तो 100 भाई थे। तो बताइए यहाँ भी 100 है। तो देखिए 100 की शुरुआत आज बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन जीरो की शुरुआत कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। समझिए कैसे? इसके पहले ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब नेचुरल नंबर है। देखिए शुरू को शुरुआत कब सबसे पहले कैसे होगा? यहाँ लोग क्या शुरू में वैदिक लोग या फिर इसके पहले गुप्त काल के लोग 10 ऐसे लिखते थे? ऐसे नहीं, 10 इस तरह से लिखते थे, मतलब एक्स के रूप में। 100 लिखना हो तो इस तरह से लिखते थे। लेकिन गुप्त काल में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? शुरू की शुरुआत की। मैंने जैसे देखिए आखिर मन में प्रश्न हो रहा हो कि अगर 4 व्यक्ति है, मतलब समझिएगा 4 अगर आपके पास लड्डू है ना, और चारों आप खा गए, तो गुप्त काल का पहले लोग आखिर क्या उसको उत्तर देते होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 लड्डू है और आप चारों आप लड्डू खा गए, तो आपको हम प्रश्न पूछेंगे कि आपके पास कितने लड्डू बचा, तो आप क्या बोलिएगा? 0, मतलब 0। लेकिन गुप्त काल के पहले के लोग इसका उत्तर इसी उत्तर को कैसे देते थे? समझिएगा, मान लीजिए आपके पास 4 लड्डू है और ये 4 लड्डू आप खा गए, तो गुप्त काल के लोग इस तरह से उत्तर देते थे, अगर कि आपके पास कितने लड्डू बचा, तो उनका उत्तर था कि एको नहीं, मतलब एको नहीं बचा, है ना, मतलब कुछ नहीं। इन लोगों का उत्तर ही था कि कुछ नहीं बचा। 0 नहीं कहते थे। क्या नहीं कहते थे? 0। उन लोगों का कहना था कि कुछ नहीं बचा है ना। जैसे भी आज भी अगर आपको गांव के महिलाओं को अगर बोलिएगा, उनको पढ़ा लिखा नहीं रहेगी, फिर भी उनको जो गोईठा होता, उबाला जो गोबर से तैयार होता, उसको अगर बोलिएगा गिनने के लिए तो गिन देंगे, जितना 1000 10,000 गोईठा को गिन देंगे। लेकिन आपको बोलिएगा कि गिनती लिख दो तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो मान लीजिए कि उसको उनसे पूछिएगा, अगर इसको प्रैक्टिकल भी लेना है तो उनसे पूछिएगा कि 4 गो गोईठा हले या 4 गोईठा के आप जला दी तो कितने गोईठा बचा, तो उनका उत्तर क्या रहेगा? कुछ न, मतलब एको न बचले। वो 0 नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं। वो हम लोग अब 0 कहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग को 0 का ज्ञान हो चुका था। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, तो ये तो गणित के क्षेत्र में योगदान। अब हम लोग खगोल के क्षेत्र में देखेंगे। तो जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि सूर्य देख रहे हैं, सूर्य केंद्रित है, मतलब स्थिर है, और पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा। सबसे पहले कौन बताया? तो आर्यभट्ट ने, कि जो आर्यभट्ट ने क्या बताया कि जो सूर्य है स्थिर है और बाकी जो पृथ्वी है चारों ओर घूम रहा। लेकिन इसके पहले यानी कि आर्यभट्ट के पहले जो लोग जा रहे थे, उन लोगों का कहना था कि सूर्य ही घूमता है और पृथ्वी स्थिर है ना। जैसे देखिएगा, अगर आप पृथ्वी अभी भी आप ध्यान लाकर देखिएगा, तो पृथ्वी, सूर्य लगता है कि इधर से पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। सूर्य स्थिर है एक जगह, पृथ्वी घूमकर हो जा रही है ना। तो सबसे पहले बताइएगा, आर्यभट्ट ने क्या बताया कि सूर्य की सबसे बताया कि सूर्य हमारा जो केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसको चारों ओर घूम रही है। उसके बाद देखिएगा, तो इसी आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विस्तार रूप से उल्लेख किया। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, पहली बार इन्होंने बताया। लेकिन दुर्भाग्य यह बात है कि जिसने अभी आपको बताया कि सूर्य स्थिर है, हम लोग अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको देखिएगा, तो अगर प्रश्न आया कि पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कि सूर्य को सबसे पहले स्थिर किसने बताया,
है ना। तो ये इसका इसका आंसर होगा क्या, कोपरनिकस। ये दुर्भाग्य है हम लोग का कि जो ये आर्यभट्ट थे, उनका एक पुस्तक है, इसका नाम, पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। और ये आर्यभट्ट पुस्तक किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। तो चूंकि पूरा वर्ल्ड यानी कि जो वर्ल्ड में यानी कि जो पूरे संसार में कौन सी भाषा का चलता है, तो आपका चलता है इंग्लिश। लेकिन हम लोग का जो आर्यभट्ट पुस्तक थे, इनका संस्कृत पुस्तक में। तो चूंकि जो वर्ल्ड का यानी कि जो लोग था, पूरे वर्ल्ड का लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए कोपरनिकस ने अपने किताब में इनके 1000 साल बाद यानी 1000 साल बाद कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। लेकिन पूरा वर्ल्ड भी इन्हीं को मानता है, कोपरनिकस को, कि इन्होंने सबसे पहले बताया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जो पुस्तक है आर्यभट्टीय, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेकिन नहीं तो हम लोग जो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सूर्य को केंद्रित किसने बताया, तो ये आर्यभट्ट ने बताया। लेकिन कई बार जो हम लोग भारत के एग्जाम दीजिएगा, तो अगर ऑप्शन रहेगा तो आर्यभट्ट भी ऑप्शन रहेगा और कोपरनिकस। तो हम लोग को आर्यभट्ट क्या मारना, ट्रिक मारना, क्योंकि हम लोग को संस्कृति को दिखाना है। आपका जो बोर्ड है आपको संस्कृति को दिखाता है कि आपके अंदर संस्कृति का डेवलपमेंट है या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। तो इस सब चीजों को आपको लिखना है। तो पहले हेडिंग में लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, फटाफट इसको हम लोग लिखवा देते हैं, है ना। ये काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, टाइम पीरियड लिख लीजिए 375 से 415, 375 से 415। फटाफट इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसको पहले लास्ट में आप लिख लीजिएगा, पहले लिखने का इसको लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पॉइंट करके लिखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंतिम शाखा, शकों को अंतिम शाखा, शकों के अंतिम शाखा के राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसी में लिखिएगा पॉइंट करके अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला में लिखिए, हेडिंग में लिखिए विवाह, और पहला विवाह लिख लीजिए हेडिंग में। लिखिए पहला ध्रुव देवी, लिखिए पहला पॉइंट करके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया, और इसका बेटा और इसका संतान का नाम कुमार गुप्त था। उसके बाद लिखिए दूसरा विवाह में लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया। यानी बहुत सा विवाह, अगर राजा है तो बहुत सारा विवाह कर सकता है। ये मन में नहीं रखना है कि 2 विवाह कर लिया, 4 विवाह कर लिया। राजा है तो विवाह कर सकता है। आज भी बहुत से लोग विवाह कर रहे हैं। तो बहुविवाहित पद्धति प्रणाली बहुत शुरू से प्रचलित था। तो लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया, और इनसे एक बेटी की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रभावती गुप्त था। लिखिए इसमें पॉइंट करके, प्रभावती गुप्त का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया। उसके बाद लिखिए इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ज्ञान विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखिएगा इसी में पॉइंट करके,
दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र की उल्लेखित चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ है। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। पहला लिखिए कालिदास, दूसरा लिखिए बराहमिहिर और इसमें डैश देके लिखिएगा, बराहमिहिर में डैश देके लिखिएगा। लिखिए यह गुप्त काल के प्रमुख खगोलविद थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता पुस्तक की रचना की। अगर चाहते हैं कि पंच सिद्धांतिका में क्या उल्लेख है तो लिख लीजिए, ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है और ये शब्दकोश में है। उसके बाद लिखिए तीसरा अमर सिंह गुप्त काल के प्रमुख नवरत्न थे। इन्होंने अमरकोश पुस्तक की रचना की। तीसरा लिखिए धनवंतरी। लिखिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के राजवैद्य थे। इन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उसके बाद लिखिए अगला आर्यभट्ट। पांचवा लिखिए आर्यभट्ट। लिखिए आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रमुख खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। इसमें लिखिएगा, इसी में पॉइंट करके आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक की रचना की जो संस्कृत भाषा में है। लिखिएगा इसी में पॉइंट करके आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई का सबसे शुद्धतम मान दिया। फिर इसमें लिखिएगा पॉइंट करके आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। फिर लिखिए आर्यभट्ट में अगला पॉइंट करके आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि सूर्य केंद्रित है अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद लिखिएगा आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को विशेष उल्लेख किया। उसके बाद लिखिए, है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया आर्यभट्ट। फिर लिखिए छठा लिखिए शंकु। उसके बाद सातवां लिखिए छपनक। अगला लिखिए घटक पर, ऊपर भी रहा है घटक पर। फिर अगला लिखिए वरु रुचि। तो ये आपका प्रमुख नवरत्न हो गया। तो यही हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कालिदास के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।